24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय होगा, क्या जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि भारत के संविधान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी विभागों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, जनप्रतिनिधियों के लिए है, और जितनी बाध्यताएं हैं वो सब आम नागरिकों के लिए। तो ये कैसा लोकतंत्र है जो सुविधाएं तो अपने सरकार को देता है, सरकारी विभाग कर्मचारी अधिकारियों को देता है या जनप्रतिनिधियों को देता है, और जितनी बाध्यताएं हैं, जितनी कानूनी बंदिशें हैं, जितना दायित्व है, वो सब जनता पर थोपता है। एक छोटा सा उदाहरण आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जनप्रतिनिधि सदन में बैठकर अपना भत्ता, अपना मानदेय स्वतः निर्धारित करते हैं। भाई क्यों? ये जनप्रतिनिधि हैं, हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये सरकारी अधिकारी नहीं है जो कोई परीक्षा विशेष उत्तीर्ण करके आते हो। इनको भारत की जनता अपने वोटों से जिताती है, इन पे विश्वास व्यक्त करती है, और विश्वास इसलिए व्यक्त करती है क्योंकि जनता की एक अपेक्षा होती है कि ये जनता की समस्याओं को, जनता की आवश्यकताओं को और जनता की जो अपेक्षाएं हैं शासन से, वो शासन में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उन बातों को रखेंगे जिससे जनता की जरूरत की नीतियां निर्धारित की जा सके। छोटा सा उदाहरण आपसे फिर शेयर करूंगा कि जब हम एक चपरासी को नियुक्त करते हैं तो उसके लिए एक अर्हताओं की लिस्ट होती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, 5 किलोमीटर पैदल चलना आना चाहिए, 10 किलोमीटर तक साइकिल चला लेनी चाहिए। तो भाई जब हम 1.5 और 2 लाख रुपए का जनप्रतिनिधि रख रहे हैं तो उसके लिए अर्हताएं क्यों नहीं? हम जब किसी कर्मचारी की नियुक्त करते हैं तो हम इस बात की जांच करवाते हैं, इस बात का एफिडेविट देते हैं कि उसके ऊपर कोई भी आपराधिक आरोप तो नहीं, कोई आपराधिक मुकदमा तो उसके ऊपर लंबित नहीं। और दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुस्तान की सदन में अपराधियों की भरमार है। बहाना क्या बनाया जाता है कि साहब इन पे जो भी मुकदमे हैं वो राजनीतिक विद्वेषवश है। तो अगर राजनीतिक विद्वेषता की ही बात हम स्वीकार कर लें तो हम ऐसे आदमी को सदन में कैसे जाने दे सकते हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जन भावनाओं का सम्मान होता है। वहां क्या एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठ करके नीतियां निर्धारित करेगा? आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने दश सुंदरी फूलन देवी को सांसद बनाया था। हालांकि वो मरहूम हैं, स्वर्गीय हैं। मैं फूलन देवी जी की शान में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मृत्योपरांत सबसे बड़ा सम्मान स्वर्गीय शब्द होता है, इसलिए मैंने स्वर्गीय भी लगाया, जी भी लगाया। लेकिन सोचिए कि जिस सदन में ऐसा व्यक्तित्व हो जिसका चर्चा विश्वव्यापी हो दुर्दांतता को लेकर, क्या ऐसे व्यक्ति को संसद बनाया जाना उचित है? और ऐसे कई उदाहरण हैं। यही भाजपा जब शासन से बाहर थी, मैं 2012-14 तक की बात कर रहा हूं, तो इसका प्रमुख मुद्दा था कि राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो। वह दुर्भाग्य क्या है कि भाजपा के सांसदों की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने अपने एफिडेविट में स्वतः डिस्क्लोज किया है कि यस, नंबर ऑफ केस आर अंडर पेंडेंसी अगेंस्ट देम। ये क्या है? क्या ये जनता के साथ छल नहीं? जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आप ईमानदार होते हो, जब सत्ता में आते हैं तो पुनः उन्हीं सब चीज़ों को आप भी धारण कर लेते हैं जिस चीज़ का आपका विरोध था, जिस पर विश्वास करके जनता ने आपको वोट दिया। याद करिए 2012 से 14 का वो रिजीम, इसी भाजपा शासन ने खुलकर आरोप लगाया था कि सीबीआई पालतू तोता है। तत्कालीन सरकार अपने स्वार्थ के लिए सीबीआई को दुरुपयोग करती है, कर सकती है, कर रही है। आज क्या है? सोचना होगा। हम अपनी आवश्यकता के लिए, अपने अधिकारों के लिए जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। क्या भद्दा मजाक उड़ता है जब हम किसी सांसद को या विधायक को चयन करते हैं, उसको वोट देते हैं, तो हम उसकी या उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के उसको वोट देते हैं।
हम विभिन्न पार्टियों के मैनिफेस्टो को पढ़ करके कि उनकी जन कल्याणकारी क्या नीतियां प्रस्तावित हैं उस पर वोट देते हैं, और कालांतर में निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की घुट्टी देते हुए ये पार्टियां, ये व्यक्ति विशेष जनता से प्राप्त वोटों की बिक्री करते हैं। चुनाव आयोग भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और होने दी जाती है। क्या ये जनता से छल नहीं? क्यों कर नहीं चुनाव आयोग ऐसी नीति बनाता है कि यदि कोई चयनित प्रत्याशी किसी दूसरी पार्टी के साथ संगठन करना चाहता है, साझा करना चाहता है, तो पहले वो अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे, नवीन चुनाव लड़े, और फिर यदि जनता का विश्वास उसमें स्थापित होता है तो जनता पुनः उसको वोट दे। किसने इन मानियों को अधिकार दिया कि वो जनता के विश्वास के वोट की कीमत लगाए? साथियों, बड़ा गंभीर प्रश्न है। हर पार्टी शासन से बाहर कहती है, हर पार्टी सत्ता के बाहर ये आरोप लगाती है, परंतु जैसे ही वो सत्ता में आती है वो भी उसी रूप में ढल जाती है। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र की तारीफ करते हुए हम कहते हैं कि दुनिया का बृहत्तम लोकतंत्र है हिंदुस्तान, जहां केवल या तो सरकारी विभागों की सुनी जाती है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सुनी जाती है, या जनप्रतिनिधि मान्यों की सुनी जाती है, जनता की तो सुनी ही नहीं जाती है। अगर सुनी जाती होती तो आज़ादी के 74 वर्षों में क्या 52 से 57% मध्यम वर्ग के लिए नीतियां नहीं बनती? क्या 74 वर्षों से सवर्ण समाज को जात आधारित आरक्षण के आधार पर उसका दोहन न रुकता? क्या भारत सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, क्या इस बात का 74 वर्षों से दंड दे रही है सवर्ण समाज को, इससे पूर्व कभी दलितों के साथ अत्याचार किया गया होगा? तो क्या उसका बदला लिया जा रहा है जात आधारित आरक्षण के साथ? बहुत गंभीर और गूढ़ विषय है। ये राजनीतिक पार्टियां, ये सरकारें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही हैं, मेधा की हत्या कर रही हैं, केवल अपने वोट बैंक के लिए। अभी भी समय है, भारत की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इस बात को उठाना पड़ेगा, और हमको मांग करनी पड़ेगी कि हमको जनप्रतिनिधि अधिनियम वो चाहिए जो भारतीय जनता की मंशा के अनुरूप हो, जो भारतीय समाज में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में सक्षम हो। हमको वो लोकतंत्र नहीं चाहिए जो केवल मान्यों को लाभ पहुंचाने वाला हो। हमको वो लोकतंत्र नहीं चाहिए जिसकी बिना पर ये राजनीतिक पार्टियां अल्पसंख्या में भी होते हुए सरकारें बनाती हैं। 4 इनके, 14 उनके, 15 उनके, सरकार बन गई। क्या मजाक है, सरकार बन गई, हमारा वोट बिक गया। ना तो चुनाव आयोग को शर्म आती है, ना भारत की सरकार को शर्म आती है। जनता का वोट बिक रहा है, जनता का विश्वास चला जा रहा है, और ये अपने को जन कल्याणकारी शासन कहते हैं। 60,000 करोड़ का चुनाव, साथियों सोचना पड़ेगा, पिछला लोकसभा का चुनाव कमोबेश 60,000 करोड़ का हुआ। ये पैसा कहां से आया, कहां गया, और इसका बोझ किस पर आएगा? हम आप शिकार होंगे इस बोझ का, आर्थिक बोझ का, और उसका प्रतिफल है महंगाई जो बढ़ रही है, इन्हीं सब कारणों से बढ़ रही है, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि हमको अपने अधिकारों के लिए स्वयं सचेत होना पड़ेगा, अपनी बात उठानी पड़ेगी। ऐसे ही हम आप चर्चा करते रहेंगे अश्वनी शेष के टॉक शो पर, और मैं आपसे शेयर करूं कि सायंकाल 8 बजे अपने YouTube चैनल पर, अपने Facebook चैनल पर इस शो को आप देखें, इसे लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।